हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार बबीता शर्मा जी हैं। बबीता शर्मा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। साथ ही इन्होंने इनकी जो साहित्यिक सृजन कब से किया इसके बारे में भी इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं बबीता शर्मा जी से। बबीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बबीता जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कब से आप साहित्य क्षेत्र से जुड़ी? मेरा जन्म स्थान दिल्ली है, वहीं मेरा जन्म हुआ। पूरा जीवन मैंने वहीं बिताया है। शिक्षा भी मेरी दिल्ली से ही है। कभी कभी बचपन में गांव जाने का मौका मिला है, बहुत कम। जी। पिताजी मेरे वित्त मंत्रालय से सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं। माताजी मेरी बहुत साहसी और कर्मठ महिला रही हैं। जी जी। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th तक की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ली और उसके बाद डिप्लोमा किया और उसके बाद मेरा विवाह हो गया। तो मैं विवाह के बाद यहाँ राजस्थान अजमेर में मेरी शादी हुई है और जी। पति लोको पायलट हैं, तो उनके साथ मैं कोटा में पिछले 20 साल से रह रही हूँ। और लेखन के विषय में मुझे कुछ नहीं पता था। जी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस फील्ड में आऊँगी, मैं कभी लिखूँगी या कोई ऐसी पुस्तक छपेगी जिसके कवर पेज पर मेरा नाम लिखा होगा। बहुत खूब। बस घर संभालते संभालते, मेरी एक बेटी है जी। उसको टाइम देते देते मेरा समय यूं ही गुजर गया। जब वो घर से बाहर चली गई पढ़ने के लिए, फिर बहुत सारा खाली समय रहने लगा। बिल्कुल। तो अब क्या किया जाए समय बिताने के लिए, तो मैंने सोशल मीडिया से जुड़ना शुरू किया। बहुत सारे साहित्य ग्रुप ज्वाइन कर लिए कि कुछ पढ़ना है, चलो पढ़ने से टाइम व्यतीत होगा। करीब 10-12 साल पहले की बात है। मेरी एक मित्र हैं, पास में ही रहती हैं। उनकी बेटी के स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, स्लोगन प्रतियोगिता, स्लोगन लिखो। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पर्यावरण पे कोई स्लोगन लिखना है, तू मेरी हेल्प कर सकती है क्या? मैंने बोला अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, मैं 1 घंटे में बताती हूँ। जी। और फिर वो पता नहीं कैसे वो स्लोगन मैंने लिख दिया और उनको दे दिया और उसे प्रथम पुरस्कार मिल गया। बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे बताया, अच्छा लगा, लेकिन फिर वो बात आई गई होगी। फिर ठीक है, 10-12 साल पहले की ये बात है करीब। जी जी। उसके बाद जब मैं पढ़ने लगी ग्रुपों के माध्यम से, बहुत कुछ जो कविताएं कभी याद करने में ऐसा लगता था कितनी मुश्किल हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये सब बहुत मुश्किल लगा करता था। लगता था ये लेखक कैसे लिख देते हैं, कितना मुश्किल होता है इनको याद करना, इनको समझना, ये सब करना। बहुत बढ़िया। और अब मैं खुद वो करने लगी हूँ। उन ग्रुपों पे पढ़ते पढ़ते मुझे हरिचरण अहरवाल जी की एक कविता मिली। बहुत बढ़िया। समीकरण नाम था उसका। जी जी। शीर्षक था उस कविता का, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैं उन ग्रुप्स पे जब पढ़ती थी तो सराहना सबकी करती थी, जो मुझे अच्छी लगती थी, जिनके भाव मेरे मन को छू जाते थे, मैं उन सबकी सराहना करती थी। इस पढ़ने के क्रम में मेरी मुलाकात उनसे हुई, उनके बारे में जाना, फिर पता लगा वो कोटा से ही हैं। उनके संपर्क में आने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं भी करती हूँ, जो भी मेरे मन में आ रहा है उसको मैं पेपर पर लिखती हूँ। फिर पेपर पर लिखना शुरू किया, 2-4 पेपर पर ही लिखा बस। उसके बाद फ़ोन में लिखना शुरू कर दिया जी। फिर पढ़ते पढ़ते एक साहित्य नामा ग्रुप है, पत्रिका निकालते हैं बॉम्बे से। जी जी। तो उन्होंने रचनाएं आमंत्रित की थी। उन्होंने मांगा कि ना करवा चौथ विशेषांक वो निकाल रहे हैं। जी जी। और उसके लिए रचनाएं आमंत्रित हैं। बिल्कुल। तो मैंने
मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा घटा था करवा चौथ के समय में जी जो मेरे लिए अविस्मरणीय था। मैंने उस सब को एक संस्मरण में लिख दिया बहुत और बढ़िया। उनके पास भेज दिया। वो रचना चयनित हो गई मेरा संस्मरण और पत्रिका में भी छप गया। बहुत खूब। तो बस इसी तरह धीरे धीरे फिर शुरुआत हो गई जी लिखने जी की। जी। बबीता जी, यानी कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं भी साहित्य का सृजन नहीं था। नहीं। आपने यही मतलब सबको देख देख के और ये कार्य शुरू किया। बबीता जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा? मूल विधा तो कविता ही है, मैं जी। कविता ही ज़्यादा लिखती हूँ। जी। लेकिन उसके अलावा मैं मुक्तक, पुस्तक समीक्षा, संस्मरण, जी जी आलेख, गज़ल, हास्य व्यंग, ये सब भी लिख लेती हूँ। जी। बबीता जी, जब आपने लिखना प्रारंभ किया, आप बता रही हैं कि मैंने प्रथम बार किसी बच्चे को पर्यावरण पर कुछ लिख के दिया, उसमें प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद जब आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई, तब कैसा मन में भाव पैदा हुआ आपका? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो होता है ना, एक छोटा बच्चा जब चल लेता है कदम बढ़ा कर, तो उसको अच्छा लगता है ना कि मैं चल रहा हूँ। बस शायद कुछ ऐसा ही कि आप अचानक से एक अलग फील्ड में चले गए हैं। जी जी। जिस विषय में आपने कभी सोचा नहीं कि आप ऐसा कुछ करेंगे और आप उस फील्ड में चले जा रहे हो, तो अंदर से खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जो नामुमकिन जैसा था। जी जी जी। बबीता जी, आपने अब तक कितनी कविताएं संकलित कर ली? मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हो गई है। जी जी। और उसके अलावा भी काफ़ी हैं, 60-70 करीब मानी जा सकती हैं। और जी जी जी। आप क्या मानती है, आपका साहित्य सृजन अनवरत चलता रहेगा? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अनवरत जारी रखूं इसे। बाकी माँ शारदा की कृपा जब तक रहेगी ये चलता रहेगा। जी। बबीता जी, और किन, आप कोटा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं इस वक्त। यहाँ कोटा में कई साहित्यकार हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सबसे जुड़ी, तो किन किन साहित्यकारों का आपके लेखन पर प्रभाव देखने को मिला? अभी कोटा में तो जैसे मैं गोष्ठियों में तो मैं कभी नहीं गई हूँ अभी जी तक। जी। 1-2 प्रोग्राम्स में गई हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों से मेरा परिचय नहीं है। ऑनलाइन में जैसे कृष्णा कुमारी कमसिंह जी को जानती हूँ। जी। और एक पुस्तक विमोचन में मैं गई थी, तो वहाँ पर राम नारायण मीणा हल्दर जी से मेरी मुलाकात हुई। और फिर मैंने आकाशवाणी पर प्रस्तुति दी। जी जी। और मतलब बहुत ज़्यादा साहित्यकारों को मैं यहाँ पर नहीं जानती हूँ, मेरा परिचय नहीं है उनसे। जी जी। क्योंकि कभी ऐसे किसी प्रोग्राम में मेरा जाना ज़्यादा हो नहीं पाया है। जी जी। बस घर पर ही अपना लिखना और अपने हिसाब से चलना। जी जी। बबीता जी, कोई आपकी कविता हो वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गांव में रहने का बहुत कम समय ऐसा रहा है कि मैं गांव में जो मैंने व्यतीत किया हो। बचपन में कभी मम्मी के साथ जब गए तो मेरे नाना जी किसान थे जी, तो उनकी काफ़ी सारी खेती थी। बचपन की वो छवि मेरे दिमाग में है कि कैसे नाना जी कैसे बैठा करते थे, कैसे जाते थे खेतों में, सुबह जाना है, जल्दी से शोर मच जाना, चलो चलो जल्दी, ये सब था। तो अभी कुछ समय पहले एक पत्रिका निकली थी काव्यांजलि, ये कोटा से ही निकलती है, त्रैमासिक पत्रिका है। उसमें किसान विशेषांक वो निकालने वाले थे जी। तो रचनाएं आमंत्रित की थी, तो इसी विषय पर लिखना था। तो स्मृति में नाना जी कहीं उभर आए, बहुत बड़े। तो तब मैंने इस रचना को लिखा। मैं वो आपको, हाँ बिल्कुल, सुनाइए आप, है ना। कृषक, इसका शीर्षक है कृषक। जी। हैं समाज की रीढ़ कृषक, माटी में जीवन गढ़ते हैं, अपने श्रम का बीज रोप के कोख धरा की भरते हैं। बहुत खूब। बंजर धरती के कण में भी बीज आस का बोते हैं, स्वेद सींचते उसमें अपना और पग में छाले ढोते हैं। बोकर बीज खेत में अपने माटी की सेवा करते हैं, अपनी थाली रीति हो पर रोटी हर थाल में धरते हैं।
अन्न उपजाकर मेहनत से श्रम से ना पीछे हटते हैं, निज पीड़ा बिसरा करके वो पीर जगत की हटते हैं। बहुत खूब। बीजारोपण कर खेतों में वो नहीं रैन भर सोते हैं, हरे भरे खलियान देख के हर्षित मन ही मन होते हैं। प्रकृति भी जिसे हराना पाए ये ऐसे योद्धा होते हैं, हो जाए गर फसल तबाह पर धीर नहीं ये खोते हैं। पाला पड़ता जाड़े में चाहे नभ से बरसती आग रहे, भूमि पुत्र के कांधों पे लदा जगत शुदा का भार रहे। यही है सच्चे नायक अपने जंग हलों से लड़ते हैं, उपजा कर अनाज धरनी पे उधर सभी के भरते हैं। बहुत बढ़िया कृषक पे आपने जो चित्रण किया वो वास्तव में जो होता है एक किसान, उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ आपने लिखी। बबीता जी, आपने बाद में कोटा आने के बाद साहित्य क्षेत्र में से आप जुड़ी। जब ये सारा लिख चुकी आप, तब वो एक पुस्तक के रूप में आपने समेटा, तब आपके पुस्तक का विमोचन हुआ तो उस समय कैसा आपको लगा? दरअसल ये कुछ ऐसे वो, जैसे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस विषय में कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। अहरवाल जी ने मुझे बताया कि यहाँ की राजस्थान साहित्य अकादमी है जो पांडुलिपि मंगवाती है और है ना आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, आप उनको भेज सकती हो अपनी रचनाएं। बिल्कुल। तो अब मेरे साथ थोड़ा एक और समस्या कि मैं क्या संतुष्ट नहीं होती हूँ जल्दी से। मैं जो लिखती हूँ ना उसको बार बार बिल्कुल बहुत बार लिखती हूँ, बहुत बार पढ़ती हूँ, और जिन्हें मैं पढ़ती हूँ उनका लेखन इतना उत्कृष्ट है कि मुझे हमेशा ये लगा कि मैं उतना बेहतर नहीं लिख रही हूँ कि जिसे मैं पुस्तक का रूप दे सकूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि आप भेज दो, अगर चयनित हो गई तो आर्थिक सहयोग मिलेगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने पांडुलिपि बनाकर भेज दी, वो भेज दी और चयनित हो गई, और उसके बाद मुझे आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ वहाँ से और ये पुस्तक प्रकाशित हो गई। बिल्कुल, क्योंकि बबीता जी जब लेखन अपन सृजन करते हैं उसके बाद कोई रास्ता दिखाने वाला होता है, वह एक गुरु का रूप ही होता है। हरिचरण अग्रवाल जी वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जो नवोदित साहित्यकारों को आगे बढ़ा रहे हैं हाड़ौती क्षेत्र में। बबीता जी, और कोई आपके पास रचना हो दर्शकों को सुनाए? मैं अभी महिला दिवस आया था 8 मार्च, तो स्त्री चाहे गृहिणी हो या कामकाजी महिला हो, दोनों का कार्य क्षेत्र और कार्यशैली अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जीवन उनका एक जैसा ही है। वो जीवन की भाग दौड़ आपाधापी वो है ही। अगर आज की बात करें, लोग कहते हैं कामकाजी महिलाएं घर कार्य नहीं संभालती हैं या मतलब सिर्फ उसी पर फोकस करती है अपने कार्य क्षेत्र पर ही, पर सब ऐसा नहीं है। वो घर भी देखती हैं, बाहर भी जाती हैं, और जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो गृहिणी हैं उनकी लाइफ तो है ही ऐसी। तो उन पर लिखी थी मैंने। बिल्कुल सर। शीर्षक है कभी न थकती औरतें। ईश्वर ने रची हैं ये कभी न थकती औरतें, जो खुद बिखर कर सहेजती हैं घर की टूटन, भरती हैं दीवारों की दरारें, समेटती हैं बिस्तर की सिलवटें और धोती हैं उतरे कपड़ों का मैल, टाँपती हैं टूटे बटन और अपनी देह गंध में समाहित कर तेल मिर्च मसालों की गंध बन जाती हैं अन्नपूर्णा। जेठ की दोपहरी में जलते चूल्हे संग सिकती हुई, जेठ की दोपहरी में जलते चूल्हे संग सिकती हुई अपने खुरदरे हाथों से परोसती हैं स्नेह और वात्सल्य भोजन की थाली में। मुंह अंधेरे चिकर घन्नी सी लगी, भूल जाती है निज भूख प्यास। स्मरण रहता है तो चौका लीपना, दालान बुहारना, द्वारे पे बंधी गाय की सानी, और अम्मा को गुड़ वाली चाय देकर सोचती हैं 2 घड़ी कमर सीधी कर लें,
पर तब तक सांझ का धुंधलका ढांप लेता है सूरज के घोड़े को अपनी ओट में। उतरते सूर्य नारायण को देख हाथ में दिया बाती लिए घंटी बजाती मंदिर के आंगन में फिर से आज जुट जाती हैं परमेश्वर की सेवा में ये कभी न थकती औरतें। बहुत बढ़िया, नारी का बहुत अच्छा चित्रण उनके जीवन पर आपने इसमें साहित्य सृजन में उकेरा। बहुत ही बढ़िया रचना आपकी नारी पे, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बबीता जी, आपकी जो मौलिक कृति है वो कौन सी है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी पुस्तक सांझ के सानिध्य में, ये कविता संग्रह है। मेरी पुस्तक है सांझ के सानिध्य में, ये कविता संग्रह है जो राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई है, आर्थिक सहयोग द्वारा। और इसमें मैंने अलग अलग विषय पर अपने कलम चलाने का प्रयास किया है। कहीं प्रेम लिखा है, कहीं विरह लिखी है, कहीं स्त्री वेदना है, और कहीं आम आदमी की पीड़ा है, कहीं ज़िंदगी के बारे में लिखा है। इन सभी विषयों पर मैंने माँ बेटी के संबंधों के विषय पर इस तरह की रचनाएं मैंने लिखी हैं। जी जी। बबीता जी, आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी तो उसमें क्या सीख मिली आपको? क्योंकि देश भर के जो कवि या साहित्यकार आपसे जुड़े होंगे, तो क्या नई प्रेरणा आपको उनसे मिली? मैंने सीखा कि व्यक्ति, चाहे उम्र आपकी कितनी भी बढ़ती जाए जी, आप कभी सीखना ना छोड़ें। आप सीखते जाएं। अपने आप को मांझना और तराशना हमेशा ज़रूरी है इंसान के लिए। बिल्कुल। जितना ज़्यादा आप अपने आप को तराशते जाते हैं, आपकी चमक चारों तरफ फैलती जाती है। कितनी भी मुश्किल हो, आगे बढ़ना ही है। क्योंकि जो रचनाएं मैं पढ़ती हूँ वो इतनी इंस्पायरिंग होती हैं कि कभी इंसान थक जाए, हार जाए, उनको पढ़कर एक जोश आ जाता है, एक हिम्मत आ जाती है। बिल्कुल। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि आपको कब आगे बढ़ा देगा आप सोच नहीं सकते हैं। आपको कब निराशाओं से उबार लेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा है। तो इस माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे भी निरंतर सीखती रहूँगी। बिल्कुल। और लेखन के विषय में और बेहतर कैसे लिखना है, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति से उतना नहीं सीख सकते जितना इन अनेकों से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही। वहाँ हर कोई गुरु है, मतलब जिनसे भी हम दो बात सीख रहे हैं वो हमारे लिए गुरु ही हैं। जी जी। तो मैं लोगों को पढ़ती हूँ, रचनाकारों को पढ़ती हूँ, कहीं से कुछ सीखती हूँ, कहीं से कुछ सीखती हूँ और निरंतर सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बबीता जी, आपकी पहली कृति तो आ चुकी, जी। दूसरी कृति के लिए आप प्रयासरत हैं या कुछ संकलन आपने किया हुआ है? मेरा काम लिखना है, मैं लिख रही हूँ। जब ईश्वर कृपा करेंगे तब दूसरी कृति आएगी। दरअसल क्या होता है, जितना मैंने देखा है कि लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं अब। जी। ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना, इसने एक तरह से थोड़ा बंधन सा हो गया है। इंसान के हाथ में फ़ोन रहता है तो वो किताबें छूना ही नहीं चाहता है। बहुत कम लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं आज के समय में। जी। तो थोड़ा ये भी लगता है कि क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा उस तरफ झुकाव लोगों का कम हो गया है। जी। तो अभी उस विषय में सोचा नहीं है दूसरी कृति के बारे में, बस मैं लिख रही हूँ। जब लगेगा कि हाँ इतना कुछ है, इतना अच्छा है, इतना उत्कृष्ट है कि मैं उसे एक पुस्तक का रूप देकर समाज को दूँ। बबीता जी, वैसा देखा जाए कि साहित्यकार ने यदि कोई कृति नहीं निकाली तो वो साहित्यकार नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। आपने कृति निकाली, ये कृति समाज को एक नई दिशा देगी। आने वाले पीढ़ी जो आपने लिखा वो एक समाज को सही दिशा उससे मिलेगी। तो साहित्य सृजन और कृति आना वो तो बहुत अच्छी बात है।
और आप सोच भी रहे हैं कि मेरी कोशिश रहेगी कि और कृति आए। इसमें इस कृति में आपने क्या वेदना लिखी नारी के लिए? नारी की वेदना तो मैं एक हाँ सुनाइए आप। मैं सुना रही बिल्कुल उसके सुना। माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि नारी की वेदना मतलब क्या मैं सोचती हूँ, क्या समझती हूँ, और मैं मानती हूँ मेरी ही तरह न जाने कितनी ही नारियाँ जी जी वो सब महसूस करती होंगी। और कविता का शीर्षक है मैं स्त्री। जी। मैं स्त्री, 7 फेरे और चुटकी भर सिंदूर, सजा मांग में कर देती हूँ न्यौछावर अपना सर्वस्व, सौंप देती हूँ तुम्हें अपनी देह, अपना मान, अपना हृदय और अपना समर्पण। तुमसे बंधते ही बंधन में तज देती हूँ माता पिता का दुलार, भाई बहन का प्यार, सखियों की ठिठोली और बाबुल के आंगन की देहरी। खो देती हूँ अपना नाम, बस बन के रह जाती हूँ उसकी बहू, उसकी पत्नी, उसकी माँ। बहुत बड़े। खोकर खुद को उत्तरदायित्वों के भंवर में, खोकर खुद को उत्तरदायित्वों के भंवर में बन जाती हूँ तुम्हारे ही वजूद का हिस्सा, और वर्षों के समर्पण के बदले में पाती हूँ हर क्षण परिवर्तित होता तुम्हारा व्यवहार। कभी 2 घूंट प्रेम की बरसात तो कभी तिरस्कार की लंबी रात, कभी गृह स्वामिनी सा मान तो कभी अवहेलनाओं का शंखनाद, पर उसे भी प्रेम समझ में सींचती रहती हूँ तुम्हारी बगिया के फूल। एकांत में बैठ लगाती हूँ हिसाब भावनाओं के समीकरण का, रीतते अंतकरण का और बिखरते आत्मसम्मान का। जीवन की संध्या बेला में वेदना के शूलों का बोझ ले हो जाती हूँ विदा तुम्हारे नाम के सिंदूर के साथ, जिसे सजा मांग में न्यौछावर कर दिया था मैंने तुम पर अपना सर्वस्व। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नारी की वेदना आपने इसमें रखी। बबीता जी, युवाओं पर भी आप कुछ लिखना चाहेगी? जी बिल्कुल, मैं युवाओं के लिए मैंने लिखा है कुछ। बिल्कुल, आप संदेश दीजिए युवाओं को अपनी रचना से। हाँ, मैं बताती हूँ। हाँ, मतलब मैं अपनी रचना के माध्यम से दरअसल अभी आज का जो युवा वर्ग है जी जी कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। बहुत लंबे समय तक रिश्ते निभाना मुश्किल लगता है जी। उन्हें आसान लगता है रिश्तों को तोड़ देना, अपने संस्कारों को छोड़ देना, बस भागती ज़िंदगी में दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, आधुनिकता है तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ जी। रिश्तों की बाराखड़ी, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बेटे बेटियों को सिखानी होगी, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बेटे बेटियों को सिखानी होगी। रिश्तों की बाराखड़ी फिर से पढ़ानी होगी, सिखाना होगा परिवार में सामंजस्य बिठाना, संवादहीनता का कोहरा हटाना, उनके बेतहाशा दौड़ते कदमों पर थोड़ी सी लगाम लगाना। बतानी होगी रिश्तों की मर्यादा, सिखानी होगी अपनत्व की परिभाषा। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी घट जाने से, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी घट जाने से, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है रिश्तों के बट जाने से। समझाना होगा उन्हें कि फ़र्क पड़ता है परिवार के टूट जाने से, फ़र्क पड़ता है अपनों के रूठ जाने से, और बड़ा फ़र्क पड़ता है रिश्तों में दरार आने से। जब 1-2 टुकड़ों में बट जाता है, सूरज का उजाला भी वहाँ आधा आधा आता है। अकेलेपन की चिलचिलाती धूप झुलसाती है, बाहर से भीतर तक असहनीय ताप से जलाती है। स्वार्थ की तेज आंधी अकेले खड़े पेड़ को झटकाट गिराती है। 5 उंगलियों के मिलने से ही तो मुट्ठी की काया बनती है, और रिश्तों में उष्णता ना हो तो कहाँ जीवन की गति चलती है, कहाँ जीवन की गति चलती है। बहुत बढ़िया संदेश है युवाओं के लिए, वास्तव में आज के बहुत बढ़िया। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ी रही इनसे, तो कहीं आपको कोई पुरस्कार, कोई उपलब्धि?
हाँ, मुझे कर्मयोगी सेवा संस्थान की तरफ से जी सम्मानित किया गया था। जी। और क्योंकि साहित्यनामा पत्रिका के लिए मैंने अपनी जब रचना भेजी थी जी। तो वहाँ से भी मुझे एक मेडल और बहुत बढ़िया पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल्कुल। अब क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती हूँ, ज़्यादा लोगों से मैं मिल नहीं पाती हूँ, तो उतना ज़्यादा संपर्क में नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा लोगों के। जी जी। बबीता जी, कोटा में भी कई महिला साहित्यकार हैं और कई संस्थाएं बनी हुई है। आप ज़रूर उसमें शामिल हों ताकि आपके जो साहित्य सृजन की लोगों तक अपनी बात पहुँचे। जी, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर शामिल होंगी इसमें, लोगों से मिलूंगी, उनके विषय में जानूंगी, कुछ अपने विषय में बताऊंगी और उन लोगों से सब सीखूंगी और ज़्यादा कि मैं इसको अपने लेखन को और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकती हूँ, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब मेरा प्रयास रहेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। बबीता जी, जाते जाते एक रचना और आप हमारे दर्शकों को सुना के जाए। मैं एक गज़ल सुनाती हूँ। हाँ, गज़ल सुनाइए आप। व्यक्ति जीवन भर क्या करता है? व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, आपाधापी में लगा रहता है, ये इकट्ठा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, भविष्य सोचता है। जी जी। वर्तमान निकल जाता है भविष्य सोचते सोचते। और भविष्य में क्या होता है, व्यक्ति कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। तो वो दिमाग में रखकर मैंने बिल्कुल सुनाइए आप। भागते भागते ज़िंदगी बिताता है आदमी, भागते भागते ज़िंदगी बिताता है आदमी, अंतिम सफ़र पे खाली हाथ जाता है आदमी। बहुत खूब। कोई पूछे कि क्या कमाया है तूने उम्र भर, कोई पूछे कि क्या कमाया है तूने उम्र भर, हाथ की उलझी रेखाएं दिखाता है आदमी। आसमां की धरती पे सूरज जाग जाता है, आसमां की धरती पे सूरज जाग जाता है, सोता है जग भोर सोकर बिताता है आदमी। बहुत खूब बहुत खूब। कोई गिरते को सहारा लगाता नहीं है अब, कोई गिरते को सहारा लगाता नहीं है अब, आगे बढ़ते को पीछे खींच गिराता है आदमी। वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है जो मोहब्बत, वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है जो मोहब्बत, उसी मोहब्बत में खुद को मिटाता है आदमी। वाह। असली सूरत मिलती नहीं है ढूंढने से कहीं, असली सूरत मिलती नहीं है ढूंढने से कहीं, चेहरे पे अपने चेहरा लगाता है आदमी। बहुत बढ़िया। दौर है धोखेबाजी का, झूठ का, आडंबर का, दौर है धोखेबाजी का, झूठ का, आडंबर का, सच की बात करो तो पागल बताता है आदमी, पागल बताता है आदमी। बहुत बढ़िया। सर, तो आप गज़लें भी लिख रही हैं? जी, मैं प्रयास करती हूँ मैं सब कुछ लिख सकूँ। जी जी, यानी सभी विधाओं में आपका लेखन जारी रहेगा, ऐसा मानना है? हाँ, अभी मेरा प्रयास ये रहता है मैं हर विधा में लिख पाऊँ, क्योंकि ये एक सीखने का क्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने एक कविता लिख ली तो कल मैं चाहूँगी मैं एक संस्मरण लिखूँ, परसों चाहूँगी मैं एक नाटक लिखूँ। तो हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए इंसान को, उसे रुकना नहीं है। ठहराव ज़िंदगी समाप्त कर देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज़िंदगी चलाने के लिए आप आगे लगे रहिए, कुछ तो करेंगे। तो वही मेरा मानना है। अच्छा, और गद्य में भी आप कुछ कहानियाँ, हाँ, उपन्यास ऐसा लिखने का विचार है आपका? गद्य में मैं कहानियाँ लिखती हूँ और लघु कथाएँ भी मैंने लिखी हैं। बहुत बढ़िया। और आलेख भी लिखा है मैंने। बहुत अच्छे। उपन्यास मैंने अभी तक नहीं सोचा है उस विषय में, क्योंकि और मांझना है खुद को। जो आपने कहानियाँ लिखी उसमें कुछ काल्पनिक या यथार्थ का कुछ बोध है उसमें? नहीं, दरअसल कहानी में क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ तो यथार्थ होता ही है। जी जी। उसको पकड़कर हम उसको कहानी बना देते हैं, क्योंकि सभी कुछ सत्य तो वास्तव में नहीं लिखा जा सकता। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो कुछ काल्पनिक भी जोड़ते हैं, कुछ सत्य घटनाएं भी होती हैं, बस उनको शब्दों में बांधकर अपने बहुत बढ़िया रूप दे सकते हैं। बस वो थोड़ा थोड़ा प्रयास है कि जी जी जी, सभी कुछ मैं कर सकूं, जो कर सकती हूं, जो मेरे लिए संभव है मैं वो सब करूं। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ साहित्यकार
बबीता शर्मा जी। बबीता शर्मा जी ने अपनी पहली कृति में नारी वेदना और समाज के लिए बहुत कुछ लिखा। इनका मानना है ये अनवरत इनका साहित्य लेखन चलता रहेगा और साथ ही गद्य गज़ल सब में इनका मतलब आगे लिखने का मन है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मुझे ये अवसर दिया, यहाँ बुलाया, मैं लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।